हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफ जेआरएफ निशा इनसाइट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड का रिमेनिंग पोर्शन। अभी तक हमने टीचिंग एप्टीट्यूड की 3 वीडियो में कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं, जिसमें से हमने अपने पास टीचिंग एप्टीट्यूड का जो सिलेबस था उसको 5 पोर्शन में डिवाइड करा था। उसमें से 3 पोर्शन हम अपने कंप्लीट हो चुके हैं 3 पार्ट्स में, है ना। और आज वीडियो का 4th पार्ट है, तो इसमें आज हम 4th पार्ट कंप्लीट कर लेंगे जो अपना सिलेबस है उसका, टीचिंग एप्टीट्यूड का। और इसके साथ साथ हम क्या कर रहे थे, इसके साथ साथ हम कर रहे थे टीचिंग एप्टीट्यूड के पीवाईक्यू की भी सीरीज। कौन से पीवाईक्यू? 2023 के पीवाईक्यू। ठीक है। तो अभी तक अपना कितना सिलेबस हो चुका है? अभी तक अपना टीचिंग एप्टीट्यूड के पीवाईक्यू जो कि 2023 के थे उसके 5 पार्ट हो चुके हैं, जिसमें मैंने आपको फेब, मार्च और जून तक के सारे पीवाईक्यू विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ करवाए हैं। एक एक कॉन्सेप्ट मैंने ना आपको अच्छे से समझाया है ना। और साथ ही साथ मैंने आपको क्या करवा दिया, टीचिंग एप्टीट्यूड के जो कॉन्सेप्ट्स है ना एज पर एनटीए सिलेबस, और साथ ही साथ मेरा जो नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग जो एनालाइज करा था मैंने 10 ईयर्स के एग्जाम पेपर को, पीवाईक्यू को, उसके बिहाफ पे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे वो भी मैंने आपको कवर करवाए हैं। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। कॉन्सेप्ट के अभी 3 पार्ट हो चुके हैं। आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो उसको आप जाके देख लेना। आज वीडियो का कौन सा पार्ट है? आज है 4th पार्ट। 4th पार्ट में हम टीचिंग एप्टीट्यूड का जो अपने का सिलेबस था उसको हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड करा था। तो आज हम 4th पार्ट 4th वीडियो में कर लेंगे, 5th पार्ट है वो 5th वीडियो में कर लेंगे। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होएगा उसको अपन 6th और 7th इन 2 वीडियो में कवर कर लेंगे। तो 7 वीडियो में अपना पूरा कंप्लीट हो जाएगा टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है। और साथ में पीवाईक्यू तो मैं करवा ही रही हूँ आपको। तो चलिए अब शुरू करते हैं पढ़ना। कल हमने कहाँ तक पढ़ा था, आपको याद है? बताइए मेरे को, जल्दी जल्दी कमेंट करना। कहाँ तक पढ़ा था कल हमने? देखिए, हमने कल करा था, मैं आपको पहले बता देती हूँ सारा, फिर क्या होएगा ना, इजी हो जाएगा आपको रिलेट करना कि अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। नहीं पढ़े, स्टार्टिंग से सिलेबस से दिखा देती हूँ। अभी तक हमने टीचिंग एप्टीट्यूड का कॉन्सेप्ट कर चुके हैं हम। ये देखें 5 पार्ट्स में ना, 1 2 3 4 5, ये एनटीए ने अपने को टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस दिया है। तो कॉन्सेप्ट कर लिया, ऑब्जेक्टिव कर लिए, लेवल्स कर लिए, कैरेक्टरिस्टिक्स, रिक्वायरमेंट कर ली, लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स हमने कर ली, फैक्टर कौन से फैक्ट करते वो भी पढ़ लिए। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने ये पढ़े थे टीचर की टीचिंग को कौन से फैक्टर फैक्ट करेंगे, लर्नर को, सपोर्ट मटेरियल को, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज रिलेटेड फैक्टर कौन से फैक्ट करेंगे, लर्निंग इन्वायरमेंट, इंस्टीट्यूशन, ये पढ़ा था। और लास्ट में हमने कौन सा टॉपिक छोड़ा था वो आपको बताती हूँ मैं। एक सेकेंड। ये देखिए, हमने कल कहाँ कहाँ से स्टार्ट करा था? कल हमने यहाँ पर लास्ट टॉपिक छोड़ा था अपने ने, टीचिंग कॉन्टिनम पढ़ा था, है ना। टीचिंग याद आ रहा है? इसमें हमने क्लासिकल कंडीशनिंग पढ़ी थी और साथ में वो पढ़ा था इंडोक्ट्रिनेशन। ये देखिए, ये सारा पढ़ लिया था ना कल। और कहाँ तक मैंने यहाँ पे लास्ट, ये थी अपनी स्लाइड, यहाँ पे छोड़ा था मैंने एजुकेशन और इंडोक्ट्रिनेशन में डिफरेंस। तो इससे आगे का पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है। आज कहाँ से स्टार्ट करेंगे? आज यहाँ से सिलेबस से तो पढ़ते हैं। सिलेबस क्या होता है? ए सिलेबस इज ए फॉर्मल डॉक्यूमेंट। एक सिलेबस क्या होता है? एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जो कि यूज करा जाता है कहाँ पर? टीचिंग में। दैट contains द कंटेंट स्पेसिफिक फॉर ए टॉपिक और कोर्स ऑफ स्टडी। जो कि हमारे किसी टॉपिक को समझने के लिए, जो हमारा स्टडी का कोर्स है उसको कंप्लीट करने के लिए होता है। तो सिलेबस क्या होता है? सिलेबस एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है। क्या होता है? एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट जो हमारा कोई कोर्स ऑफ स्टडी है उसको कंप्लीट करने के लिए हमें कंटेंट बताएगा कि ये कंटेंट पढ़ना है। जैसे कि अपना कोर्स क्या है? अपना कोर्स है एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ। नेट जेआरएफ का अपना कोर्स है ना। तो उसका हमें कंटेंट कौन बताता है? कंटेंट कौन बताता है अपने को? सिलेबस ही बताता है कि ये हमें अगर ये कोर्स कंप्लीट करना है नेट जेआरएफ का,
तो इसमें ये कंटेंट है, और ये कंटेंट जो बताने वाला पेपर होएगा ना, जो डॉक्यूमेंट होएगा वो होएगा सिलेबस। जैसे कि एनटीए है, वो अपने को एक डॉक्यूमेंट रिलीज करती है, कभी ना कभी तो इसने डॉक्यूमेंट रिलीज करा है। अब भी जैसे रिवाइज्ड सिलेबस आएगा तो उसमें भी एक डॉक्यूमेंट है वो रिलीज करेगी। फॉर्मल मतलब कि जिसमें रूल रेगुलेशन जो फॉर्मली कानूनी तरीके से आता है, जो एक इंस्टीट्यूशन रिलीज करती है। अब एनटीए अपने को रिलीज करके देगी जो डॉक्यूमेंट, उसके अंदर सारा कंटेंट लिखा होगा कि टीचिंग एप्टीट्यूड में ये पढ़ना है आपको, रिसर्च में आपको ये पढ़ना है, पीपल डेवलपमेंट में ये पढ़ना है। जैसे कि अभी मैंने आपको सिलेबस दिखाया था कि टीचिंग एप्टीट्यूड में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो वो सारा कंटेंट जो हमें कोर्स को कंप्लीट करने के लिए या फिर कोई टॉपिक की स्टडी करने के लिए चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे हम, उसको हम बोलेंगे सिलेबस है। आई बात समझ में? ये क्या होती है, एक ऑब्लिगेशन होती है, ठीक है। ये एक आउटलाइन होती है, एक ड्यूटी होती है, एक्सपेक्टेशन होती है, एंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट। मतलब कि एक ऐसी ऑब्लिगेशन, एक औपचारिकता होगी, ये अपनी एक ड्यूटी होती है, अपनी एक्सपेक्टेशंस होती है, जो कि टीचर लर्निंग का अपना ऑब्जेक्टिव है ना, उसके लिए टीचर और स्टूडेंट के बीच में होगी। अब इसका क्या मतलब हुआ आपको अच्छे से समझाती हूँ। मतलब कि टीचर है ना, और स्टूडेंट है। टीचर और स्टूडेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव है कि बच्चे को सिखाना है। क्या है, बच्चे को सिखाने का ऑब्जेक्टिव है। उसके लिए जो हमें करना पड़ेगा, जो औपचारिकता हमें निभानी पड़ेगी, जो ड्यूटी हमें निभानी पड़ेगी, जो एक्सपेक्टेशंस है कि लर्निंग होनी चाहिए, मतलब कि जेआरएफ होना चाहिए, अपना एक्सपेक्टेशंस है, ये ओब्लिगेशन है, अपनी औपचारिकता पूरी करनी पड़ेगी। ताकि और किस किस के बीच में होगी, स्टूडेंट और टीचर के बीच में होगी, ताकि हम अपने आउटकम्स को फाइंड कर सके, हम अपने जेआरएफ को पास के। इसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, ये ड्यूटी पूरी ही करनी पड़ेगी, सिलेबस पढ़ना ही पड़ेगा। विदाउट सिलेबस के हम अपना जेआरएफ क्रैक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यूजली सिलेबस क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू वीक्स ऑफ इंस्ट्रक्शन और एट द स्टार्ट ऑफ द कोर्स। जो सिलेबस होता है ना, वो स्टार्टिंग के कुछ वीक होते हैं ना, उसमें ही बांट दिया जाता है अपने को, या फिर कोर्स के स्टार्टिंग में ही बांट दिया जाता है। इट पुट टू यूज फॉर सेट अमाउंट ऑफ टाइम, ये कुछ टाइम के लिए यूज करने के लिए ही रखा जाता है। जैसे कि एनटीए का सिलेबस 5 साल के लिए होता है, कि 5 साल के लिए यही है, उसके बाद में इसको हम क्या कर देते हैं, रिवाइज कर देते हैं, नया बना देते हैं। तो कुछ टाइम के लिए होता है सिलेबस, जैसे कि सेमेस्टर के लिए भी होता है, ग्रेडिंग टर्म के लिए भी होता है। जैसे अपना 5th का सिलेबस है, वो 5th स्टैंडर्ड तक ही होएगा, फिर 6th तक होएगा। तो एक एक टाइम के लिए होता है, कि 1 साल के लिए हो गया, 2 साल के लिए हो गया, 5 साल के लिए हो गया, ठीक है। अब करिकुलम है ना, वो अपना सिलेबस नहीं होता। करिकुलम और सिलेबस दोनों डिफरेंट डिफरेंट चीज होते हैं, ठीक है। ये एक चीज नहीं होती। ये देखिए लिखा हुआ है, करिकुलम इज नॉट दी सेम एज सिलेबस। सिलेबस की तरह नहीं होता करिकुलम, ठीक है। तो सिलेबस आपको समझ में आ गया कि एक ऐसी आउटलाइन, ऐसी ड्यूटी, ऐसी ओब्लिगेशन, अपनी एक्सपेक्टेशंस जो कि हमें बताएगी, वो कंटेंट बताएगी जो हमें एक टॉपिक को पढ़ने के लिए या कोर्स ऑफ स्टडी को कंप्लीट करने के लिए एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है वो बताता है, वो होता है, ठीक है। एक ऐसा फॉर्मल डॉक्यूमेंट जो हमें बताएगा कि हमें क्या पढ़ना है अपने कोर्स को कंप्लीट करने के लिए, तो वो हो जाएगा सिलेबस। अब हम पढ़ते हैं करिकुलम क्या होता है। अब करिकुलम क्या होता है, सेट ऑफ लेसन्स एंड असेसमेंट दैट एजुकेटर यूज टू प्लान लेसन। कि एक ऐसा सेट ऑफ लेसन्स होता है, लेसन्स का सेट होता है, असेसमेंट का सेट होता है, जो एजुकेटर यूज करता है अपने लेसन्स की प्लानिंग करने के लिए। स्टूडेंट इन ए क्लासरूम, क्लासरूम में स्टूडेंट को पढ़ाना है, ठीक है। क्लासरूम में स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए टीचर लेसन तैयार करेगा, और लेसन तैयार करते समय वो जिन सेट ऑफ लेसन्स का यूज करेगा, असेसमेंट को यूज करेगा, उसको बोलेंगे करिकुलम, ठीक है। इट ऑल्सो ए कलेक्शन ऑफ ऑल द पीपल्स क्लासरूम एक्सपीरियंस। इसमें क्या होगा कि जितने भी बच्चे हैं ना, उन सब का क्लास में क्या एक्सपीरियंस होता है, उसका भी कलेक्शन होता है ये। एक करिकुलम क्या होता है, एक स्ट्रक्चर्ड सीरीज होती है एक्सपीरियंस की, जो फॉलो करती है स्टैंडर्ड को, ताकि हेल्प कर सके स्टूडेंट को प्रोफिशिएंट इन बोथ सब्जेक्ट। मतलब कि दोनों सब्जेक्ट में वो क्या बन सके, कुशल बन सके, ठीक है। अप्लाइड लर्निंग एबिलिटी, और अपनी जो लर्निंग की एबिलिटी है उसको अप्लाई कर सके। इसलिए इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट एवरी स्टूडेंट हैज़ एक्सेस टू चैलेंजिंग अकेडमिक एक्सपीरियंस। ये कहता है कि हमें ये इंश्योर करना है कि हर एक स्टूडेंट के पास एक्सेस हो, कि वो अपनी एकेडमिक एक्सपीरियंसेस को ना फेस कर सके।
करिकुलम क्या करता है, अपने को गाइडेंस प्रोवाइड कराता है, क्रिटिकल टीचिंग करवाता है और लर्निंग प्रैक्टिसेस प्रोवाइड कराता है सभी टीचर्स के लिए। अब मैं आपको इसका मोटा मोटी डिफरेंस बताती हूँ क्या होता है। सिलेबस तो वो होता है जो जरूरी ही जरूरी होता है, ठीक है, एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होएगा, वो तो अपने को कोई भी कोर्स को कंप्लीट करने के लिए स्टडी करना ही पड़ेगा, ठीक है, ये एक ऑब्लिगेशन हो जाएगा, एक ड्यूटी अपनी, ठीक है, जैसे एनटीए ने अपने को एक सिलेबस दिया है, ठीक है। और करिकुलम क्या होता है, करिकुलम वो होती है वो एक्स्ट्रा एक्टिविटी जो कि हमें अपने कोर्स को अच्छे से कंप्लीट करने के लिए करनी पड़ती है, जो हमें अपने कोर्स को अच्छे से कंप्लीट करने के लिए करनी पड़ेगी ना, उसको बोलेंगे करिकुलम। जैसे कि ये जो है अपना एनटीए का पेपर है, ठीक है, उसके लिए क्या जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि सिलेबस कवर करें। लेकिन अगर हमें जेआरएफ क्रैक करना है तो हमें सिर्फ सिलेबस पे ही नहीं फोकस करना, सिलेबस के साथ करिकुलम पे भी फोकस करना पड़ेगा, कि मतलब वो सारी चीजें जो हमें सिलेबस के साथ में पूरा करनी पड़ेगी तब हम अपने कोर्स को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं, उसको बोलेंगे हम करिकुलम। जैसे कि अभी हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा, इसमें मैं बताती हूँ आपको, सिलेबस निकाल के बताती हूँ फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए, ये अपने को सिलेबस दे रखा है, टीचिंग का कॉन्सेप्ट हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, लेवल ऑफ टीचिंग हो गया, लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, मेथड ऑफ टीचिंग पूछ रखा है, सपोर्ट सिस्टम पूछ रखा है, बस इतना सा। ये तो हो गया अपना सिलेबस। लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए भी जो एक्स्ट्रा चीजें हमें जरूर से करनी पड़ेगी इसके साथ, ताकि हम अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकें, तो उसको बोलेंगे करिकुलम। जैसे कि जो अपनी थ्योरीज है, सिलेबस में नहीं लिख रखी है लेकिन वो सिलेबस को पूरा करने के लिए अपने को चाहिए, जैसे कि सोशल लर्निंग थ्योरी होगी, ठीक है, अल्बर्ट बंडूरा की कोग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी होगी, या फिर अपनी कौन सी थ्योरी, और भी बहुत सारी होती है, जैसे कि मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी होगी। ये सारी थ्योरी इसमें दे नहीं रखा कि आपको पढ़नी है, लेकिन हर बार पीवाईक्यू में आती है, हर बार नेट के एग्जाम में, जेआरएफ के एग्जाम में ये ना थ्योरियों से क्वेश्चन पूछते हैं। साथ में स्वयं प्रभा की चैनल का इसमें नहीं जिक्र किया हुआ ना कि चैनल आपको पढ़ना है, चैनल पूछ लेते हैं। और उसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक है जो एनटीए पूछता है, सिलेबस में नहीं दे रखा लेकिन पूछता है, तो वो क्या होता है, वो सारी चीजें जो हमें ना सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए पढ़नी पड़ेगी उसको बोलेंगे करिकुलम। बस, अब इसमें आपको ज्यादा इतना नहीं घुसना, बस आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या होता है, करिकुलम क्या होता है, क्योंकि बस एक स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में और कुछ ज्यादा वो वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आ गया आपको समझ में। करिकुलम क्या होता है, जो हमें सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए करनी ही पड़ेगी उसको बोलेंगे। तो देखो, सम टाइप्स ऑफ करिकुलम, कौन कौन से टाइप के करिकुलम होते हैं, ये बस आपको सिर्फ नॉलेज के लिए बता रही हूँ, ये ज़्यादा पेपर में नहीं आते हैं, फिर भी आप देख जाना पेपर से पहले, अच्छे से पढ़ लेना, क्यों आ जाएंगे तो भी आप कर लोगे, ठीक है। तो एक्स्ट्रा ही बताती हूँ मैं आपको, लेकिन कम कभी भी नहीं बताती हूँ, इतना पढ़ लोगे तो आपका कोई भी एक भी नंबर नहीं कट सकता, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि करिकुलम के टाइप्स बताने, एक तो रिटन कर करिकुलम हो सकता है, राइट किया हुआ, कोवर्ट हो सकता है, ठीक है। कोवर्ट का मीनिंग क्या होता है, कोवर्ट का मीनिंग होता है, एक सेकेंड बताती हूँ, कोवर्ट का मतलब होता है हिडन और अनस्टडीड इम्प्लिसिट करिकुलम, मतलब कि जो हिडन है, हमें बताया नहीं हुआ स्पष्ट रूप से, अनस्टडीड जिसको स्टडीड नहीं किया गया, वो होता है कोवर्ट करिकुलम, जो कि एक्सपेक्ट ऑफ स्कूलिंग, स्कूलिंग का भी एक इसको एस्पेक्ट कह सकते हैं, एक पहलू बोल सकते हैं। अदर देन इंटेंशनल करिकुलम, जो इंटेंशनल होता है ना, जानबूझकर हम करिकुलम सेट करते हैं, वो नहीं। दैट सीम्स टू प्रोड्यूस चेंजेस इन लर्न वैल्यू परसेप्शन बिहेवियर, मतलब कि वो वाला करिकुलम जो हमारी वैल्यूज को, हमारे परसेप्शन को, हमारे बिहेवियर को चेंज करने के लिए चाहिए। तो मेन इसका क्या करेंगे, कीवर्ड क्या है इसका, मेन कीवर्ड है कि हिडन करिकुलम। अब देखो, हमारे नेट के एग्जाम में हिडन करिकुलम है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, मोटा सिलेबस तो मोटा मोटी 5 ही चीजें दे रखी है इसमें, मेन मेन आपको मैंने दिखाया था जैसे 5 टॉपिक, लेकिन जो पूछते हैं वो डीपली पूछ लेते हैं, कभी कुछ पूछ लेते हैं, कभी कुछ कौन सी थ्योरी पूछ लेते हैं, एकदम डीपली पूछते हैं, वो सिलेबस में अपने को नहीं बताया हुआ कि ये आएगा,
लेकिन वो पूछते हैं तो वो कौन सा करिकुलम हो गया, वो हिडन करिकुलम हो गया जिसके बारे में हमें स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया। ठीक है। सब्जेक्ट सेंटर्ड मतलब कि सब्जेक्ट से रिलेटेड करिकुलम, स्टूडेंट से रिलेटेड करिकुलम, एक्टिविटी से रिलेटेड करिकुलम, टीचर से रिलेटेड करिकुलम, इंटीग्रेटेड करिकुलम मतलब कि मिक्स जोड़ कर बनाया हुआ, कुछ एक मतलब 2 3 4 5 करिकुलम को जोड़ के बनाया हुआ इंटीग्रेटेड करिकुलम। असेस्ड मतलब असेसमेंट के लिए बनाया हुआ करिकुलम। को करिकुलम मतलब कि वो करिकुलम जो मेन करिकुलम के साथ में सहायक होता है। को मतलब कि सहायता देने वाला। ठीक है। को करिकुलम मतलब कि जो मेन के साथ में होता है ना, मेन करिकुलम के साथ वाला करिकुलम। एक्स्ट्रा मतलब कि वो वाला करिकुलम जो कि एक्स्ट्रा है, वो अपने टॉपिक में ना ज़्यादा हेल्प नहीं करता। जैसे कि को करिकुलम में क्या होएगा, को करिकुलम में वो एक्टिविटी आएगी, वो शेड्यूल आएंगे, वो एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी आएगी जो कि कॉम्प्लीमेंट करेगी, मिरर करेगी एकेडमिक करिकुलम को। मतलब कि वो वाली सारी एक्टिविटी जो कि हमारे जो मेन करिकुलम है ना, मेन करिकुलम को पूरा करने में सहायता देगी। जैसे कि मैं हूँ नेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ या जेआरएफ की एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ, साथ ही साथ मैं ना डिबेट की भी तैयारी कर रही हूँ। किसकी? डिबेट की। तो ये किस में आएगा, ये को में आएगा या फिर एक्स्ट्रा करिकुलम में आएगा? तो ये आएगा को करिकुलम में। मतलब कि ये वो एक्टिविटी है जो कि मुझे मेरा मेन कोर्स को पूरा करने के लिए भी सहायता करेगी। क्यों? क्योंकि डिबेट किस में काम आ सकती है, डिबेट से हमें बोलना आ जाएगा, हम अच्छे से बोल पाएंगे, अपना जो पीओवी है, पॉइंट ऑफ व्यू है, वो रख पाएंगे। तो इंटरव्यू में सहायता करेगी, बच्चों को पढ़ाना होगा उसमें सहायता करेगी। तो जो को करिकुलम होता है ना, उसमें वो सारी एक्टिविटी आती है जो कि हमारे मेन कोर्स को पूरा करने में सहायता करेगी, हेल्पफुल होती है, कॉम्प्लीमेंट करती है, उसको संपूर्ण बनाती है। जैसे कि डिबेट हो गया, इंडोर एक्टिविटी हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, ये अपने को मतलब उसको पूरा ही कर देती है जो हम काम कर रहे हैं मेन के साथ में। कहते हैं ना चार चांद लगाना, वो वाली। लेकिन एक्स्ट्रा करिकुलम क्या होती है कि एक्स्ट्रा और एडिशनल एक्टिविटी वो होती है जो कि करिकुलम में क्लासरूम के बाहर होती है, जो हमें सहायता प्रदान नहीं करती, हम वैसे ही पढ़ लेते हैं। जो मेन करिकुलम था अपना जेआरएफ का एग्ज़ाम, उसको सहायता प्रदान नहीं करेगी, ये हम वैसे ही कर लेते हैं। जैसे कि डांस हो गया, म्यूजिक हो गया, ड्राइंग हो गया, आर्ट हो गया। तो ये सब काम तो नहीं आएगी जेआरएफ में। जेआरएफ में कौन काम आएगा? जेआरएफ में डिबेट काम आ जाएगी कि हाँ भैया जेआरएफ करने के बाद में हम बच्चों को पढ़ाएंगे, कोई पार्टिसिपेशन करेंगे, वहाँ पे काम आ गया। तो को करिकुलम मतलब कि सहायता, हेल्प करने वाली एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करेगा। एक्स्ट्रा मतलब कि जो एक्स्ट्रा ही है, हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है। अब आपको बताती हूँ मैं टाइलर का मॉडल, मेटाकॉग्निशन। ठीक है। तो ये आ गया ना समझ आपको, सिलेबस क्या होता है, करिकुलम क्या होता है। अब मैं आपको बताती हूँ इंडक्टिव डिडक्टिव वाला कंसेप्ट। इसके लिए मैं इंक चेंज कर देती हूँ। इंडक्टिव क्या होता है? देखिए, ये अपने रिसर्च एप्टीट्यूड में भी आती है, लॉजिकल रीजनिंग में भी आती है और साथ ही साथ टीचिंग में भी आती है। तो अच्छे से समझ लेना, ये दो क्वेश्चन तो अपने यहीं से बन जाते हैं इंडक्टिव डिडक्टिव से ही। इंडक्टिव का मतलब होता है कि जो क्वालिटेटिव होती है, क्या होती है? क्वालिटेटिव। और डिडक्टिव क्या होती है? क्वांटिटेटिव। ठीक है। एक मिनट। तो अभी मैंने आपको बताया कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का। ठीक है। तो इंडक्टिव क्या होती है? क्वालिटेटिव होती है। डिडक्टिव क्या होती है? क्वांटिटेटिव होती है। अब इसका मैं आपको मीनिंग समझाती हूँ कि क्या होती है क्वालिटेटिव, क्या होती है क्वांटिटेटिव। ठीक है। एक सेकेंड रुको, इसको मैं क्लियर कर देती हूँ फिर आपको बताती हूँ। कोई खाली पेज देखना पड़ेगा मेरे को इसमें। ठीक है। क्वालिटेटिव और आपको क्वांटिटेटिव बताना है ना मेरे को, यहीं पे बता देती हूँ। देखिए, इंडक्टिव क्या होते हैं? इंडक्टिव मतलब जिसके बारे में हम अनुमान लगा सकते हैं कोई भी चीज के बारे में। ये क्या होती है? क्वालिटेटिव होती है, क्वालिटेटिव। डिडक्टिव क्या होती है? जिसके बारे में हमें श्योरिटी होती है, 100% श्योर होते हैं हम। कितना? 100% श्योरिटी होती है। ये क्या होती है? रिजिड होती है, रिजिड मतलब कि कठोर। और ये कौन सी होती है? क्वांटिटेटिव होती है, क्वांटिटेटिव। यहाँ जो इंडक्टिव है ना, उसमें क्या होता है? नॉट श्योरिटी, श्योरिटी नहीं होती किसी चीज के बारे में। ठीक है। और ये क्या होती है? फ्लेक्सिबल होती है। क्या होती है? फ्लेक्सिबल।
ठीक है। तो अब मैं बताती हूँ आपको क्वाली और क्वांटिटेटिव में अंतर। ये देखिए, क्वालिटेटिव का मीनिंग क्या हो गया? क्वालिटेटिव का मीनिंग होता है कि अगर मैंने यहाँ पर कोई चीज़ करी है ना, जैसे मैंने हरियाणा में कोई चीज़ ट्राई करी है, कोई रिसर्च करी है, तो वो मैं पूरे वर्ल्ड पर उसको लागू नहीं कर सकती, पूरे वर्ल्ड पर मैं उसको अप्लाई नहीं कर सकती हूँ। लेकिन क्वांटिटेटिव क्या होती है? क्वांटिटेटिव होती है कि अगर मैंने हरियाणा में कोई रिसर्च करी है तो वो पूरे वर्ल्ड पे मैं अप्लाई कर सकती हूँ। जैसे कि मैंने 2 पत्थर को लिया, क्वालिटेटिव में क्या है ये? क्वालिटेटिव है। तो इसमें मैंने क्या करा, 2 पत्थर को आपस में रगड़ा, उससे चिंगारी उत्पन्न हुई, ये हुई हरियाणा में, ठीक है। लेकिन इसको मैंने दिल्ली में क्या करा, दिल्ली में ट्राई करा, दिल्ली में 2 पत्थर लिए मार्बल के, उनको आपस में टकराया, लेकिन उससे चिंगारी उत्पन्न नहीं हुई, ठीक है। जम्मू में करा, लेकिन सेम ही पत्थर लिए तो हो गई। लेकिन मैंने क्या करा, गुजरात में ट्राई करा अलग पत्थर से, उससे नहीं हुई। तो इसमें क्या श्योरिटी नहीं है कि 100% होगी ही होगी, 2 पत्थरों को रगड़ेंगे तो चिंगारी उत्पन्न, है ना। ये क्या फ्लेक्सिबल है, बदलती रहती है, इसमें श्योरिटी नहीं है, अनुमान लगाते हैं हम इसके बारे में। तो वो चीज़ आएगी क्वालिटेटिव में, जहाँ पर हम 100% श्योर नहीं होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव की, किसकी? क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव में क्या होता है, 100% श्योर होंगे हम कोई चीज़ के बारे में। जैसे कि मैंने हरियाणा में एक्सपेरिमेंट करा, मैंने हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन मिलाई तो मुझे मिला पानी, पानी बना। ये चीज़ मैंने ट्राई करा दिल्ली में, तो हाइड्रोजन के साथ पानी मिलाया तो क्या बना मेरा? हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिलाई तो मेरा पानी बना। यही चीज़ मैंने कहाँ पे? बिहार में ट्राई करी, तो वहाँ पर भी मेरा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बना? पानी बना, H2O। तो अगर अब मैं इसमें क्या है, अगर मैं पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी ट्राई करूंगी ना, तो हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन मिलके पानी ही बनेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। तो वो क्या हुआ? वो अपना हुआ क्वांटिटेटिव। क्या हुआ? क्वांटिटेटिव। जहां पर हमारे पास 100% श्योरिटी है, उस चीज को हम पूरे वर्ल्ड पे अप्लाई कर सकते हैं, पूरी दुनिया पे अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो वो हो गया क्वांटिटेटिव। ये क्या होता है? रिजिड होता है, कभी बदलता नहीं है। ऐसे नहीं है कि कोई प्लेस के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग बदल जाएगा, नहीं। ये पूरा एकदम रिजिड ही चीज़ है कि अगर पानी के साथ मिलाऊंगी, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिलाऊंगी तो पानी ही बनेगा, ठीक है। तो ऐसी कोई थ्योरी, ऐसी कोई बात जो रिजिड हो, कभी भी हिले ना, कभी भी क्या ना हो, बदले ना वो। तो जो क्वांटिटेटिव होते हैं ना, क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव वो हमेशा होगी डिडक्टिव, ठीक है। और जो क्वाली होती है वो क्या होती है? इंडक्टिव। क्वालिटेटिव में हम क्या करते हैं, यानी इंडक्टिव में हम क्या करते हैं? पर्टिकुलर टू जनरल जाते हैं। पर्टिकुलर टू जनरल, जो कि मैंने आपको पहले भी समझाया था, क्वेश्चन था ना उसमें समझाया था कि इंडक्टिव कह लो या फिर क्वालिटेटिव कह दो, क्वालिटेटिव कह लो या इंडक्टिव कह लो, उसमें हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम कोई चीज को ना ऑब्जर्व करते हैं, कोई चीज को हम क्या करेंगे? ऑब्जर्व। फिर उस चीज का हम क्या बनाएंगे? पैटर्न बनाएंगे। पैटर्न बना के हम उसका हाइपोथेसिस बना के लास्ट में थ्योरी करते हैं। तो ये क्या होगा? पर्टिकुलर चीज थी, उससे हम कहाँ तक गए? जनरल तक गए, यानी कि जनरल पे अप्लाई कर दिया, यूनिवर्सली अप्लाई कर दिया। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मैंने सबसे पहले क्या करा? ऑब्जर्व करा कि हाइड्रोजन, इसका छोड़ देते हैं, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। आज तक जितनी भी थ्योरीज बनी है ना अपनी, वो कौन सी में आएगा? वो क्वालिटेटिव में आएगी। पहली पहली बार जब थ्योरी बनी थी तब, जैसे कि मैंने न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट करा, मान लो एग्जाम्पल के लिए, या फिर न्यूटन को छोड़ो, मैं आपको पत्थर वाला एग्जाम्पल देती हूँ। 2 पत्थर थे, मैंने उसको आपस में टकराया तो चिंगारी निकली। मैंने इस चीज को ऑब्जर्व करा, क्या करा? इस चीज को ऑब्जर्व करा कि 2 पत्थर को टकराने से ये चिंगारी उत्पन्न होती है, ऑब्जर्व कर लिया। फिर मैंने क्या करा? मैंने ये देखने के लिए कि क्या हर बार ऐसा होता है, मैंने ना वापस से उन पत्थरों को टकराया, वापस को टकरा टकरा के मैं उनका पैटर्न देखने लगी, क्या हर बार ऐसा होता है। फिर मैंने क्या करा? मैंने देखा कि 2-3 बार मैंने ये ट्राई करा था, 2-3 बार चिंगारी उत्पन्न हुई थी। तो मैंने हाइपोथेसिस बना ली। हाइपोथेसिस क्या बना ली मैंने? हाइपोथेसिस का मतलब होता है एक टेंटेटिव स्टेटमेंट। क्या होती है? एक टेंटेटिव स्टेटमेंट, मतलब कि टेम्परेरी स्टेटमेंट होती है। इससे हम चेक करते हैं कि क्या ट्रू है, क्या फॉल्स है। तो हाइपोथेसिस बना ली ना, मैंने ये चेक करा कि मैंने सोच लिया जब जब मैं पत्थरों को आपस में टकराऊंगी तब तक चिंगारी है वो उत्पन्न होएगी। हाइपोथेसिस बनाई, साथ साथ टेस्ट करती रही। लास्ट में मैंने क्या कर दिया? लास्ट में हमने थ्योरी बना दी।
लास्ट में हमने थ्योरी बना दी कि कुछ एक पत्थरों को छोड़कर बाकी दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी पत्थर को अगर हम आपस में टकराएंगे तो वो क्या हो जाएगा, तो हमें उससे चिंगारी उत्पन्न हुई मिलेगी। तो चिंगारी उत्पन्न हुई, ये हमने एक थ्योरी बना दी, यूनिवर्सली अप्लाई कर दिया हमने इसको। तो उसको क्या बोलेंगे, कोई पर्टिकुलर चीज थी, क्या थी, पत्थर थे, पत्थर से हमने कहाँ तक गए, जनरल तक गए, पूरी दुनिया पे अप्लाई करने तक गए। तो पर्टिकुलर टू जनरल किस में आएगा, इंडक्टिव में, यानी क्वालिटेटिव में आएगा। अब बात करते हैं डिडक्टिव की, क्वांटिटेटिव की। डिडक्टिव में क्या होगा, डिडक्टिव में ना हम उल्टा चलते हैं। डिडक्टिव में हम क्या करते हैं, उल्टा चलते हैं। पहले अपने को थ्योरी दी हुई होती है कोई, थ्योरी से हम किस में जाते हैं, पैटर्न हाइपोथेसिस पे जाते हैं। हाइपोथेसिस से हम जाते हैं पैटर्न पे, पैटर्न से फिर हम जाते हैं ऑब्जर्वेशन से। तो पहले अपने को कोई थ्योरी दे रखी है कि ए, मान लो ये दे रखी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, नहीं ये दे रखा है ए प्लस, एक मिनट साफ करती हूँ। मान लो हमें कोई थ्योरी दे रखी है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हमारे पास थ्योरी है, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हमारे पास थ्योरी है। तो इसका हमने क्या हाइपोथेसिस बनाई कि क्या हर बार मैं ए प्लस बी करूंगी, उसका होल स्क्वायर करूंगी, तो क्या चीज आनी चाहिए, ए स्क्वायर आना चाहिए, बी स्क्वायर आना चाहिए, प्लस 2ab ये आना चाहिए। तो मैंने एक हाइपोथेसिस बनाई, सोचा, फिर मैंने इसका पैटर्न चेक करा। जब जितनी बार मैं ऐसे करती हूँ ए प्लस बी का स्क्वायर, तो क्या आता है, ए प्लस बी का स्क्वायर करा तो भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर करा तो भी यही आता है। तो हर बार जब जब मैंने ट्राई करा ना, तब तब यही आता। तो पैटर्न देख लिया मैंने। लास्ट में क्या करा, लास्ट में मैंने ये ऑब्जर्व करा कि चाहे दुनिया के किसी भी कोने में मैं अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करूंगी या ए प्लस बी का होल स्क्वायर करूंगी, तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ही आएगा, यही आंसर आएगा। या फिर फॉर एग्जाम्पल मैंने H2O ले रखा था, H2O से मैंने क्या करा, मैंने उसको हाइपोथेसिस बनाई कि क्या हर बार हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को मिलाने से पानी ही बनेगा, ठीक है। सबसे पहले अपने पास क्या थी, इससे एक थ्योरी थी जो कि इसमें है डिडक्टिव में, एक थ्योरी थी। मैंने फिर एक हाइपोथेसिस बनाई, क्या हर बार ही पानी बनेगा। फिर मैंने इसका पैटर्न चेंज करा, बार बार एक्सपेरिमेंट करे और हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिला मिला के देखा और पानी बनता गया। फिर लास्ट में मैंने क्या किया, लास्ट में मैं कंक्लूजन पे निकल गई, यानी कि ऑब्जर्व कर लिया मैंने कि मैं दुनिया के किसी भी कोने में जब जब हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन मिलाऊंगी तो पानी ही बनेगा। तो ये क्या बन गई, अपनी थ्योरी है वो सही साबित होगी, ठीक है। तो आया आपको समझ में। अगर हम इंडक्टिव की बात करें तो उसमें हम जाते हैं पर्टिकुलर टू जनरल, यानी कि कोई स्पेसिफिक चीज से जनरल की ओर। लेकिन अगर हम बात करें डिडक्टिव की, डिडक्टिव में क्या होता है, जनरल चीज होती है, यानी कि एक थ्योरी होती है, थ्योरी से हम किस में जाएंगे, पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक चीज पे जाएंगे, ठीक है। अब देखो इधर से समझाती हूँ, पर्टिकुलर टू जनरल जाएंगे, यानी कि कोई पत्थर थे, स्पेसिफिक चीज थी, स्पेसिफाई टू जनरल, और जनरल का मतलब कि थ्योरी, और यहाँ पे क्या जाएंगे, थ्योरी से जाएंगे पर्टिकुलर तक। फिर क्या, इंडक्टिव में अपने को कोज दिया होता है, इफेक्ट दिया होता है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, थ्योरी। कोज हमारे पास क्या है, पत्थर है, कोज क्या है हमारे पास, पत्थर, और इफेक्ट क्या आता है कि चिंगारी उत्पन्न होती है। तो हमने क्या निकालनी है, हमें निकालनी है थ्योरी की हर बार पत्थरों को जलाने से आग निकलेगी। लेकिन यहाँ पर क्या होता है डिडक्टिव में, डिडक्टिव में हमें रूल दिया होता है, जैसे कि हमें रूल क्या दे दिया कि H2O, और कोज दिया होता है। कोज क्या था अपना, कि हमने ऑक्सीजन को हाइड्रोजन के साथ मिलाया था, ये कोज था। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि क्या इफेक्ट आता है, यानी कि पानी बनता है नहीं बनता, ये इफेक्ट फाइंड आउट करना होता है ना। और जो इंडक्टिव है हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है, इंडक्टिव स्टार्ट होता है कंक्लूजन से, कि कंक्लूजन क्या निकला, यानी कि ऑब्जर्वेशन से। ऑब्जर्वेशन या कंक्लूजन, जो फर्स्ट स्टेप था मैंने आपको क्या बताया था इंडक्टिव में, इंडक्टिव में बताया था कि पहले ऑब्जर्वेशन होती है, फिर हम उसका पैटर्न चेक करते हैं, फिर हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, लास्ट में थ्योरी पर पहुंचते हैं, है ना। तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा, ऑब्जर्वेशन से। और डिडक्टिव में क्या बताया था, डिडक्टिव में पहले अपने को थ्योरी दी हुई होती है, तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा, प्रीमाइजी से। प्रीमाइजी यानी कि स्टेटमेंट से, अपने को एक स्टेटमेंट, एक थ्योरी दी हुई होगी, वहां से स्टार्ट करेंगे। तो जो इंडक्टिव है क्या है, वो बॉटम अप अप्रोच है। बॉटम अप अप्रोच मतलब कि ऊपर से नीचे यानी नीचे से ऊपर जाते हैं। बॉटम अप्रोच मतलब कि नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं। सबसे पहले हमने कोई चीज को ऑब्जर्व करा, उसका पैटर्न देखा, उसकी हाइपोथेसिस बनाई, फिर उसकी थ्योरी बना दी।
इसको मैं क्लियर कर देती हूँ, थोड़ा ज़्यादा ही गंदा गंदा कर दिया मैंने इसको, फिर बताती हूँ। हाँ देखो, इंक चेंज कर लेती हूँ, ठीक है। देखो, बॉटम अप अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच इसमें क्या था, अपने पास हमने कोई चीज को ऑब्जर्व करा, फिर हमने उसका पैटर्न देखा, फिर हमने हाइपोथेसिस बनाई, फिर हमने थ्योरी बनाई थी। तो बॉटम अप्रोच मतलब ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं इसमें हम, थ्योरी कहाँ बन रही है, नीचे बन रही है, तो ऊपर से नीचे की ओर। लेकिन जो ये डिडक्टिव है ना, डिडक्टिव क्या है, टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन मतलब कि ऊपर से नीचे जा रहे हैं हम, ऊपर से क्या जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। पहले क्या था अपने पास, सॉरी मैंने थोड़ा गलत बता दिया, माफ करना, थोड़ा सा गलती होगी इसमें, माफ करना, बोलने में गलती होगी, लिखा तो सही था, बोलने में गलती होगी, दोबारा बताती हूँ। देखो, जो इंडक्टिव होता है ना, इंडक्टिव वो क्या होता है, बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच मतलब कि बॉटम से अप तक जाते हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं। बॉटम क्या होता है, नीचे, अप मतलब ऊपर, नीचे से ऊपर जाएंगे हम। कोई चीज का हमें सबसे पहले ऑब्जर्व करेंगे, कोई चीज को ऑब्जर्व करके हम उसका पैटर्न बनाएंगे, पैटर्न बना के उसकी हाइपोथेसिस बनाएंगे, फिर इसकी थ्योरी तैयार करेंगे, है ना। तो हमने क्या करा, बॉटम से अप गए, थ्योरी से गए हम, यहाँ से नीचे है थ्योरी, ऊपर से हाइपोथेसिस, फिर पैटर्न, फिर ऑब्जर्वेशन। लेकिन अगर हम बात करेंगे डिडक्टिव की, तो डिडक्टिव क्या, टॉप डाउन अप्रोच है। मतलब अपने को पहले थ्योरी दी हुई होती है, थ्योरी से हम जाते हैं किसमें, पैटर्न पे, थ्योरी से हम जाते हैं हाइपोथेसिस पे, हाइपोथेसिस से हम जाते हैं पैटर्न पे, पैटर्न से हम जाते हैं किसमें, ऑब्जर्वेशन पे या कंक्लूजन पे। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, अपने इंडक्टिव में तो ऑब्जर्वेशन दिया होता है, हम जाते हैं कैसे, पहले हम नीचे थ्योरी बनाते हैं ना, ऑब्जर्वेशन से हम जाएंगे पैटर्न, पैटर्न से जाएंगे हाइपोथेसिस, फिर थ्योरी की तरफ। तो ये कौन सी है, बॉटम अप्रोच, नीचे से ऊपर जाती है। और डिडक्टिव क्या, डिडक्टिव में पहले ही अपने को थ्योरी दी हुई होती है, यानी कि ऊपर से नीचे जाते हैं, टॉप डाउन अप्रोच। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या बोल रहा है कि इंडक्टिव में ऑब्जर्व करते हैं। देखो मैंने बताया था ना जो ये स्टेप थे, फिर पैटर्न बनाते हैं, हाइपोथेसिस, फिर थ्योरी। लेकिन डिडक्टिव में अपने को थ्योरी दी होती है, उसके बिहाफ पे हाइपोथेसिस बनाते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और फिर कंफर्म कर देते हैं कंक्लूजन कि क्या निकला। इंडक्टिव में क्या होता है, हम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाते हैं, जो हमें दिखाई देता है ना उससे हम जाते हैं इमेजिनेशन की तरफ, एब्स्ट्रैक्ट की तरफ। लेकिन डिडक्टिव में हम एब्स्ट्रैक्ट से जाते हैं कॉन्क्रीट की तरफ, जो हमें दिखाई नहीं देता वहां से हम जाते हैं दिखाई देता है वहां तक। इंडक्टिव में हम सिंपल से जाते हैं कॉम्प्लेक्स, सिंपल चीजों से ज्यादा जटिल चीजों तक जाते हैं, सिंपल से कॉम्प्लेक्स तक। लेकिन डिडक्टिव में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स से जाते हैं सिंपल तक। इंडक्टिव में क्या होता है, हमें जो चीज पता है नॉन, उससे जाते हैं अननोन की तरफ। डिडक्टिव में क्या होता है, जो चीज हमें नहीं पता उससे हम जाते हैं नॉन की तरफ, यानी कि अननोन से लेके नॉन तक जाते हैं, जो इसके बारे में नहीं पता से लेके जहां पर पता है वहां तक जाते हैं। ठीक है। इंडक्टिव में क्या होता है, आर्ग्यूमेंट जो होते हैं ना, जो अपने लॉजिकल रीजनिंग में आर्ग्यूमेंट दिए होते हैं, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट कंक्लूजन, प्रीमाइसिस को बोलते हैं स्टेटमेंट, प्रीमाइसिस और स्टेटमेंट, इन तीनों को मिला के क्या बनता है, आर्ग्यूमेंट बनता है कोई। तो आर्ग्यूमेंट इंडक्टिव में पूछे ना तो स्ट्रॉन्ग हो सकता है, नॉट स्ट्रॉन्ग हो सकता है, और प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 100% श्योरिटी नहीं होती है। लेकिन डिडक्टिव में क्या होता है, आर्ग्यूमेंट बोले तो हमेशा वैलिड या इनवैलिड होएगा, और इसमें 100% श्योरिटी होता है, और हम जनरलाइजेशन कर सकते हैं, मतलब कि पूरी दुनिया पे उस चीज को अप्लाई कर सकते हैं, हम उस थ्योरी को सारी जगह अप्लाई कर सकते हैं। आया समझ में। अब मैं बताती हूँ आपको टाइलर का मॉडल। टाइलर का मॉडल क्या कहता है, राल्फ डब्ल्यू टाइलर है, एक अमेरिकन एजुकेटर था, जिसने टाइलर मॉडल को 1949 में दिया था। और ये टाइलर का मॉडल कौन सा मॉडल है, ये है करिकुलम डेवलपमेंट का। किसका है, करिकुलम का। करिकुलम हमने पढ़ा था ना अभी, करिकुलम डेवलपमेंट मॉडल, डेवलपमेंट मॉडल, जो कि किसने दिया था, राल्फ टाइलर ने दिया था, राल्फ टाइलर ने दिया था करिकुलम डेवलपमेंट मॉडल। तो ये इतना याद कर लेना, बस इतना ठीक है। इसमें क्या बोला था कि ये प्रिडिक्ट करता है आइडिया को, गोल को, एजुकेशन का, ताकि क्रिएट कर सके लर्निंग को, और वैल्यूबल वैल्यूबल लर्निंग करवा सके स्टूडेंट को, ये बोला था। ठीक है, तो इतना याद कर लेना। अब आता है मेटाकोग्निशन। मेटाकोग्निशन क्या होता है,
ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है जो आज के टाइम में हमें पढ़नी चाहिए। मेटा कोग्निशन का मतलब होता है थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। क्या होता है? थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। अपनी सोच के बारे में सोचो। किसके बारे में सोचो? अपनी सोच के बारे में सोचो। मतलब कि अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, आप पढ़ रहे हो, अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हो, लेकिन आप पढ़ते पढ़ते ना क्लास लेते लेते सोचने लगे अरे परसों फंक्शन है, मैं उसकी लड़की, आपकी बुआ के लड़के की शादी मान लो, उसमें क्या ड्रेस पहनूंगा या पहनूंगी, या फिर आज मेरे साथ पूरे दिन में ये हुआ, आज इस वाले सीरियल में ये एपिसोड आने वाला है, ये मतलब आप सौ तरह की चीजें सोचने लगे हो। फिजिकली तो यहाँ पर प्रेजेंट हो लेकिन मेंटली यहाँ पर अवेलेबल नहीं हो। तो उस चीज से क्या होएगा? उस चीज से आपकी स्टडी है वो इफेक्ट होएगी। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको अपनी थिंकिंग के बारे में सोचना चाहिए। आपको सोचना चाहिए जब आप ऐसे मेटाकोग्निशन कर रहे हो तो आपको सोचना चाहिए अरे मैं तो पढ़ने बैठा था, मैं तो पढ़ रहा था, तो मैं ये सारी बातें क्यों सोच रहा हूँ। तो वापिस आप अपने ट्रैक पे आ जाओ। आप पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते आप ट्रैक से दूर हो गए थे, लेकिन आप वापिस अपनी थिंकिंग के बारे में सोचोगे कि मैं तो पढ़ रहा था, अब ये क्यों चीज सोच रहा हूँ। तो वापिस अपने ट्रैक पे आओगे तो उस थिंकिंग को बोलेंगे मेटाकोग्निशन। कि अपनी थिंकिंग के बारे में सोचो कि आप क्या सोच रहे हो, ठीक है। मेटाकोग्निशन क्या? लर्नर हु इंगेज इन मेटाकोग्निशन, जो लर्नर, जो स्टूडेंट है मेटाकोग्निशन करते हैं ना, अपनी प्रायर नॉलेज को यूज करते हैं ऑर्गेनाइज करने के लिए, ट्रैक करने के लिए, असेस करने के लिए खुद की प्रोसेस को। मतलब कि अगर मैं पढ़ते पढ़ते कहीं और भटक जाती हूँ तो मुझे मेटाकोग्निशन करना चाहिए, मुझे अपनी थिंकिंग के बारे में सोचना चाहिए अरे मैं क्या कर रही हूँ, मेरे को तो पढ़ना था ना। तो जो जो लर्नर मेटाकोग्निशन करेंगे ना तो वो अपनी प्रायर नॉलेज को ऑर्गेनाइज कर पाएंगे, उसको ट्रैक कर पाएंगे, कहाँ पर हम एक्सेस कर पाएंगे, अपनी प्रोग्रेस देख पाएंगे कि मैंने कितनी प्रोग्रेस करी है। इट इंटेल रिफ्लेक्टिंग ऑन वन थॉट्स लर्निंग एंड वन सेल्फ एज स्टूडेंट। ये अपने थॉट्स के बारे में, अपनी लर्निंग के बारे में अपने आप से जानकारी पा पाएंगे। अब जो बंदा है मेटाकोग्निशन नहीं करता वो भटका रहेगा। जिस अगर कोई वीडियो है उसको देखने में 40 मिनट लगने थे, अगर एक बार देखता तो ठीक है, अगर अच्छे से ध्यान से सुनता तो 40 मिनट लगते। लेकिन अगर वो क्या है, हर बार जब भी पढ़ने बैठता है मेटाकोग्निशन नहीं करता, अपनी थिंकिंग के बारे में नहीं सोचता, कहीं और पहुंच जाता है, तो उस वीडियो को देखने में मान लो 2 बार रिपीट देखेगा तो 80 मिनट लग जाएंगे। तो उसका लर्निंग इफेक्ट होएगी ना। तो ये जो अगर मेटाकोग्निशन जो बंदा करेगा ना वो ज्यादा इफेक्टिव तरीके से सीख पाएगा, अपनी ग्रोथ को देख पाएगा कि मैं कहाँ पर हूँ। जो मेटाकोग्निशन नहीं कर पाएगा वो अपनी ग्रोथ भी नहीं देख पाएगा कि वो कहाँ पर है ना। खुद को उसको एक्सेस करना चाहिए, अपने आप को मूल्यांकन करना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। अंडरस्टैंडिंग वन सेल्फ, अपने आप को समझो एज ए लर्नर, दैट इज बिंग अवेयर। अपने बारे में अवेयर हो जाओ ताकि यूर एडवांटेज डिसएडवांटेज, अपने बारे में पता लगाओ कि मेरी क्या विशेषताएं हैं, क्या मेरे लाभ है, बेनिफिट है, क्या मेरी एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। ये क्या होता है? मेटाकोग्निशन का पार्ट होता है, ठीक है। तो अवेयरनेस लेके आओ अपना। एकेडमिक राइटिंग, एग्जाम टाकिंग और अदर एकेडमिक टास्क, ये अपने को बताएगा कि मैं अपने आप से बातें करती हूँ एग्जाम के टाइम में या एकेडमिक टास्क में, ये सब बताएगा। तो मतलब मेन क्या है कि मेटाकोग्निशन का मतलब होता है अपने बारे में अवेयर हो जाओ, थिंकिंग करो अबाउट यूर थिंकिंग। ये देखो मेटाकोग्निशन ये कर रहा है, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, अपनी सोच के बारे में सोचो। आइडिया के रिसोर्स कौन कौन से हैं हमारे दिमाग में, स्ट्रेटजीज कौन कौन सी है वो सोचो। सेल्फ रेगुलेशन करो, मेमोरी और स्टडी स्किल, मतलब अपने आप से रेगुलेट करो। आपको किसी को आके कहना ना पड़े कि अरे तू क्या कर रहा है, तू पढ़ भी रहा नहीं पढ़ रहा, खुद के बारे में खुद ही सोचो, ठीक है। सेल्फ रेगुलेट करो। अभी कहता है मेटाकोग्निशन क्या होता है? इंटेंशनल थिंकिंग होता है अबाउट हाउ यू थिंक एंड लर्न, कि कैसे आप सोचते हो, कैसे आप सीखते हो, उसके बारे में आप सोचोगे। तो जैसे कि मैं फिगरिंग आउट, मैं ये फिगरिंग आउट कर रही हूँ, पता लगा रही हूँ कि मेरी क्या अचीवमेंट है, क्या मेरी सक्सेस है, क्या मेरी स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, ये सब चीज सोचना। वट आर दी स्टेप दैट आई नीड टू फॉलो हेयर, कौन कौन से स्टेप है जो मेरे को यहाँ पर अभी फॉलो करने चाहिए, कैसे मैं वॉन्डर हो रही हूँ। वट डू आई ऑलरेडी नो अबाउट दिस टॉपिक, मुझे इस टॉपिक के बारे में पहले से क्या पता है। वेयर डिड आई गोट स्टक अबाउट ट्राइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मैं कहाँ पर अटक जाता हूँ। वट इज दी असाइनमेंट आस्किंग मी टू डू, कौन से असाइनमेंट मेरे को करने हैं। इट रिमेन्स
इट रिमाइंड्स मी ऑफ, ये मुझे याद दिलाता है। तो आपको क्या करना है, ये सब चीज़ सोचोगे ना आप कि मैं कहाँ पर हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को कैसे काम करना है, मैंने असाइनमेंट करे नहीं करे, मतलब सारी चीज़ें अगर आप अपने बारे में खुद से सोचने लग जाओगे ना तो मेटाकॉग्निशन हो जाएगा। और मेटाकॉग्निशन होएगा तो आप अपना जो मूल्यांकन है वो आसानी से कर पाओगे और आप अपने गोल्स को अचीव कर पाओगे। ठीक है। पावर ऑफ मेटाकॉग्निशन क्या होता है कि वट वाइटल होता है स्टूडेंट के लिए थ्राइव इन कॉलेज करियर लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ये ना अपनी कॉलेज में, अपने करियर में, अपने पूरे जीवन में ना आपको काम आता है मेटाकॉग्निशन। ठीक है। अपने डिसीजन के बारे में सोचो, अपने थॉट्स के बारे में सोचो, ये सब चीज़ें। ये देखो प्रोसेस क्या होता है मेटाकॉग्निशन का, स्ट्रेटजी क्या होता है। सबसे पहले तो आप क्या करो, असेस करो टास्क को, कि आप एक लिस्ट बनाओ कि इस लिस्ट में लिखो आज मेरे को पूरा दिन क्या 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 काम करने हैं, मेरे को इतने काम करने हैं। ठीक है। आपने लिख दिया कौन कौन से टास्क करने हैं। फिर इवेल्युएट करो स्ट्रेंथ और वीकनेस। आपने देखो कि आपने कौन कौन से काम कंप्लीट कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। अब आप इसमें से देखो कि, या फिर ये दो नहीं करे, दो कर लिया आपने, देखो कि मेरी क्या स्ट्रेंथ है, मैं ये काम को कितनी जल्दी कर पाता हूँ, और मेरी क्या वीकनेस है, इनको काम मैं नहीं कर पाया। तो मैंने इवेल्युएट करा, फिर मैंने प्लान बनाया इस चीज़ के बारे में कि आगे से मैं कैसे स्टडी करूँगी, फिर उसको मैंने अप्लाई कर दिया, और लास्ट में क्या रिफ्लेक्ट हुआ कि मेरा सारा काम अच्छे से कंप्लीट हो गया क्योंकि मैंने मेटाकॉग्निशन करा था। ठीक है। अब पढ़ते हैं हम कौन सी करेक्टरिस्टिक्स है टीचिंग की जो कि जरूरी है बोथ फॉर सक्सेस इन स्कूल एंड लाइफ अराइज फ्रॉम रिलेशनशिप। ये कहता है कि कौन सी टीचर की विशेषता। अब इसमें अपने सिलेबस में था ना कि टीचर की करेक्टरिस्टिक्स बताओ, सिलेबस में ना भी दे रखा हो तो भी क्वेश्चन में आता है कि टीचर की कौन कौन सी विशेषताएं होती है जो कि लर्निंग को इफेक्ट करेगी, टीचर में कौन कौन से गुण होने चाहिए, कौन सी एबिलिटी होनी चाहिए। ये सब आते हैं अपने एग्जाम में, कौन कौन से गुण हो, एबिलिटी हो, जिससे कि सब चीज़ सही हो सके। ठीक है। मतलब ये इफेक्टिव टीचिंग हो सके, अच्छी टीचिंग हो सके। तो पहले एक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजी, टीचर को क्या करना चाहिए, एक्टिव लर्निंग करवानी चाहिए, वो वाली स्ट्रेटजी अपनाओ। ग्रेट लर्निंग इन्वायरमेंट, जो लर्निंग का इन्वायरमेंट होता है ना वो अच्छा बनाना चाहिए टीचर को। टीचर को क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहिए, अपनी बातचीत आसानी से बतानी चाहिए, मतलब कि इजी वर्ड्स में बोलना चाहिए, क्लियर कम्युनिकेट हो सके। ऐसे नहीं है कॉम्प्लेक्स वर्ड बोल दे, बच्चों के अकॉर्डिंग में बोले। ऐसे नहीं है कि बच्चों को इंग्लिश नहीं आती और टीचर है वो इंग्लिश में बातें करे। तो क्या क्लियर कम्युनिकेशन हो। गुड रिलेशनशिप होना चाहिए टीचर और स्टूडेंट के बीच में। जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट के साथ में टीचर को इतना भी घुल मिल नहीं जाना चाहिए कि जो स्टूडेंट है वो टीचर की रिस्पेक्ट ना करे। तो मतलब इन दोनों के बीच में गुड रिलेशन का मतलब ये है कि टीचर अपनी बात स्टूडेंट को बोल सके, स्टूडेंट अपनी बात टीचर को बोल सके, इंटरेक्टिव हो, क्या हो आपस में इंटरेक्टिव हो। क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए टीचर की। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब कि सारी चीज़ अच्छे से इंडिपेंडेंटली सोच के हर पहलू पर विचार कर सके, ऐसा हो, प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला होना चाहिए टीचर। गुड क्वालिटी क्या होनी चाहिए टीचर की कि वो इजीली अडेप्ट कर सके हर चीज़ को, कंटिन्यू मतलब अडेप्ट कर सके, मतलब कि अगर कोई नए चेंजेस आते हैं सिलेबस में आगे, या उसकी स्ट्रेटजी आ गई, या फिर उसका बोनस में आ गया, किसी भी चीज़ में जो चेंजेस है उसको इजीली अडॉप्ट कर सके। ठीक है। जिस जो कंटिन्यूसली ना इवेल्युएट करे व्हाट वर्किंग फॉर द स्टूडेंट, की क्या चीज़ है जो स्टूडेंट के काम आ सकती है, इस चीज़ को ना कंटिन्यू वो उसको क्या करना चाहिए, उसको इवेल्युएट करते रहना चाहिए। कि अगर बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रहा है तो उसको सोचना चाहिए कि क्या ऐसी चीज़ है जिससे बच्चे को आसानी से समझ में आ जाएगा, वही चीज़ अडॉप्ट कर ले। ठीक है। इम्पैथी मतलब कि अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उसमें, पेशेंस यानी कि धैर्य होने चाहिए, कि एक बार ऐसे नहीं हो कि बच्चे ने 2 बार क्वेश्चन पूछ लिया तो वो अपना आपा खो के और गुस्सा करने लग जाए। इंगेज होना चाहिए, मतलब कि लर्निंग प्रोसेस होती है, टीचिंग प्रोसेस होती है, उसमें टीचर को इंगेज होना चाहिए। उसको एक्टिव लर्निंग मतलब बच्चों की बात है वो अच्छे से सुननी चाहिए एक्टिवली। लाइफ लॉन्ग लर्निंग मतलब कि टीचर को हमेशा ना ऐसे ही रहना चाहिए कि कितनी नॉलेज मेरे को दे दो मैं ले लूंगा, एक्सेप्ट कर लूंगा। मतलब कि टीचर है उसको अगर कोई चीज नहीं आती है, वो अगर स्टूडेंट बताते हैं कि टीचर ऐसे होएगा, तो टीचर को कैसा होना चाहिए, हमेशा दोनों हाथ फैला के ऐसे बोलना चाहिए कि नॉलेज क्या है उसको कभी मना मत करो। टीचर को हमेशा एक्सेप्ट करनी चाहिए नॉलेज। अगर स्टूडेंट ने उसको कुछ सिखाया है तो वो हंसी खुशी उसको सीख ले। ऐसे ना बोले कि मैं टीचर हूँ तू मेरे को सिखाएगा ये वो, ऐसा नहीं है। उसको माइंड सेट ऐसा होना चाहिए कि मेरे को हमेशा सीखना है, जो चीज़ मुझे नहीं आती है वो स्टूडेंट से सीख लेता हूँ, जो स्टूडेंट को आती है नहीं आती वो मेरे से सीख लेंगे।
ठीक है। तो पॉजिटिव माइंडसेट का होना चाहिए, फ्री ऑफ बायसनेस नहीं करनी चाहिए टीचर को, किसी के साथ में पक्षपात नहीं करना चाहिए, रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड होना चाहिए। टीचर ऐसा नहीं हो गाली गलौज करने वाला, उसकी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं हो, या वो खुद किसी की रिस्पेक्ट ना करता हो। ठीक है, तो रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड होना चाहिए टीचर को। एक टॉपिक और कर लेते छोटा सा, उसके बाद में हम क्लास को वाइंड अप कर देंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, फैक्टर फैक्टिंग पढ़ लिया हमने। इसके बाद तो टेक्निक्स है टीचिंग की। देखती हूँ मैं कोई छोटा सा टॉपिक है तो वो करवा देती हूँ पहले, फिर उसके बाद में मैं आपको वो करवा दूंगी। नहीं, छोटा टॉपिक तो नहीं है। ठीक है, तो फिर आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आज मैंने आपको क्या क्या करवाया है वो मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। ठीक है, आपका टाइम ज़्यादा नहीं लूँगी मैं। यहाँ से तो आपने नहीं कुछ नहीं किया ना, आज थोड़ा टॉपिक हुआ है बट अच्छे से समझाया ना, तो आपको टाइम लगेगा। मैंने आपको बताया कि सिलेबस क्या होता है। क्या बताया मैंने आपको, सिलेबस क्या होता है, फिर मैंने बताया इंडक्टिव और डिडक्टिव क्या होता है। ठीक है, साथ में आपको पढ़ाया मैंने आज करिकुलम क्या होता है, टाइलर का मॉडल पढ़ाया, करिकुलम डेवलपमेंट का, मेटाकॉग्निशन पढ़ाया, और टीचर की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होनी चाहिए वो पढ़ाया, है ना। कोई बात नहीं, अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है। तो अपनी 3 वीडियो हुई थी, उसमें हमने 3 यूनिट तक कर लिया था टीचिंग एप्टीट्यूड का। और आज ये जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट थे वो हमने कवर कर लिए। अब 2 वीडियो या 3 वीडियो और होएगी, उसके अंदर हम बाकी का जो सिलेबस अपना कवर कर लेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके बाद में हमने फेब मार्च के PYQ करे हैं ना अभी तक, फेब मार्च के करे हैं, कुछ 1 जून के करे हैं। बाकी जो रिमेनिंग जून के ना, रिमेनिंग जून के PYQ 2023 वाले, वो मैं आपको करवा दूंगी। और उसके बाद में मैं आपको ना, जैसे अभी तो एक वीडियो चल रही है अपनी, जैसे पार्ट 1 चल रहा है, पार्ट 2 चल रहा है, ऐसे। तो एक बार टीचिंग एप्टीट्यूड अपना कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद में मैं आपको 1 वीडियो में पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट करवाऊंगी रिवाइज में। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो अपने 2 या 3 वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे अभी, जिसमें मैंने आपको बेसिक से लेके एडवांस तक समझाया, एकदम डिटेल समझाया। एक एक टॉपिक पे मैंने आपको कम से कम 15 से 20 मिनट दिए। तो उससे तो आपके अभी बेसिक क्लियर हो गए, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो गए। फिर मैं जब रिवाइज करवाऊंगी ना, तब आपको थोड़ा फास्ट करवाऊंगी। उसमें फिर मैं आपको एक वीडियो होगी अपनी पूरी कंप्लीट, उस कंप्लीट टीचिंग एप्टीट्यूड इन 1 वीडियो, वो 3 से 4 आवर्स की हो जाएगी अपनी। 3 से 4 आवर्स में पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट करवा दूंगी। PYQ 2023 की चल ही रहे हैं। और फिर जब सारी यूनिट हो जाएगी ना अपनी, उसके बाद में मेरे पास कहाँ से कहाँ तक की PYQ मेरे पास है, 2018 से लेके 2023 तक के PYQ तो अभी मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है, मतलब कि अभी मेरे पास इतने तो सारों के है ही है, एक भी इसमें से कम नहीं है। उसके अलावा भी मैं और कर रही हूँ, टाइप भी करूंगी मैं। तो उनसे क्या करूंगी, मैं आपके लिए टाइप करती जाऊंगी धीरे धीरे, क्योंकि टाइपिंग में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है ना। तो अभी तक मेरे टाइप हुए हैं 2023 वाले PYQ। तो ये सारे PYQ मैं आपको करवा दूंगी, हो सके तो 18 से लेके 23 तक करवा दूंगी। और अपना एग्जाम आएगा तब तो मैराथन ले लेंगे अपन, तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ लेना आप, इनके जो पहले के रिमेनिंग पार्ट है वो भी देख लेना। चलो कल मिलते हैं हम, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।